Hello everyone, welcome to M3 Academy. My name is Deepa. In this session, we are going to discuss about some important questions that are specifically based on PYQs, and we are going to discuss some important topics also in today's session. So let's get begin and let's get understand 2025 और we can say 2026 की जितने भी आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज के सेशन में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली नेशनल एंड इंटरनेशनल जनरल नॉलेज के ऊपर आज का सेशन बेस्ड है. सो हरियाणा एंड ऑल्सो हिमाचल प्रदेश की एमओ के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. Let's get begin and let's move forward with the first question of the session. सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दैट इज स्पेसिफिकली ये आईसीटी के पार्ट में भी कवर होता है, यानी कि अगर हम कंप्यूटर में पढ़ें या फिर अगर हम आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी ये आता है. Those who have studied this portion well, they could be answer it. And very easy question. आप देखेंगे ना, questions काफ़ी easy हैं. तो ये ICT से भी आता है, at the same time GK का भी पार्ट है, national and international का भी ये specifically पार्ट आ जाता है आपका. So what is the question here? The computer was invented by. कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? इट्स अ वेरी बच्चों वाला सवाल. यू कैन इजीली आंसर दिस. दोज हु नोज दिस दे कैन इजीली आंसर दिस. सो द थिंग इज दैट ओनली. आई होप कि आप सभी ने इस आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की रादर. सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी चार्ल्स बेबेज. D will be the right answer here. Charles Babbage. Very recently asked question है ये. As you can see, चार्ल्स बैबेज के द्वारा कंप्यूटर को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था. D is the right answer. Charles Babbage was an English mathematician. Very crucially you have to remember, English mathematician थे, यानी कि ब्रिटिश थे, and inventor often called the father of computer. चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है, किस नाम से संबोधित किया जाता है? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. In 1830s he designed the analytical engine. तो पहले के टाइम पे क्या होते थे, बड़े बड़े मशीन्स आपको देखने को मिल, एक मतलब एक रूम के अंदर बड़े बड़े मशीन्स ऐसे फिट किए होते थे. एंड यहाँ पर इस प्रकार कुछ एनालिटिकल जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन्स लगे हुए होते थे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्क्रीन बने हुए होते थे, और वहाँ से वो क्या करते थे, ऑपरेट करते थे. इस जो भी मशीन है, इस मशीन को क्या करते थे, वो ऑपरेट करते थे. तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आपका आया था जो एक स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि बॉक्स, जो कि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में आया था, बिल्कुल एक बॉक्स की तरह देखने वाला, मतलब लाइक एक आपको स्पेसिफिकली, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, तब तक मैं स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ.
कुछ इम्पोर्टेंट बातें रिलेटेड टू दिस पोर्शन वो भी हमें जानना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग इट. मुझे अभी याद आ गया, दैट इज़ वाई अभी मुझे इसे आपको निकाल के बताना ही है, बिकॉज फिर बाद में नोट्स में ऐड करना रह जाता है. सो बेटर यू ऐड इट इन योर नोट्स राइट नाउ. सो द थिंग इज कि स्पेसिफिकली सबसे पहले आया था आपका वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, सबसे इनिशियल स्टेज में. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये है वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब के तौर पर देखने को मिला था सबसे पहले. उसके बाद आया था ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा. थर्ड नंबर पे आया था इंटीग्रेटेड सर्किट. थर्ड नंबर पे क्या आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट. यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इंटीग्रेटेड सर्किट. एंड सबसे लास्ट क्या आ गया था, मतलब जो वेरी रिसेंटली जो आया था स्पेसिफिकली, वो था मॉडर्न कंप्यूटर, और उसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. माइक्रो प्रोसेसर. वैक्यूम ट्यूब नंबर 1 पे है, सबसे पहले आया था. सेकेंड नंबर पे आया था ट्रांजिस्टर. थर्ड नंबर पे इंटीग्रेटेड सर्किट. एंड सबसे लास्ट में और रिसेंटली हमें देखने को मिला था माइक्रो प्रोसेसर. सो दीज ऑल आर दी कंप्यूटर जनरेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर. आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको. जो कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं वन बाय वन, वो किस प्रकार हमें देखने को मिल रही है. मतलब सबसे पहले क्या आया था, देन नेक्स्ट क्या आया, ऐसे आपको इसे याद रखना है. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे. सो द थिंग इज कि हमने यहाँ पे 1830s में देखा कि जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया, which was first conceptual design for the general purpose mechanical computer. जो सबसे पहला एक पार्ट था जहाँ पर हमें कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर को बनाया जा सकता है, इसके ऊपर एक जनरल आइडिया प्रोवाइड किया गया बाय हिम ओनली. इट कंक्लूडेड और इट इंक्लूडेड essential parts of modern computers such as the central processing, CPU को बनाया गया, एंड देन मेमोरी को उसमें ऐड किया गया, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. तो इन सारी चीज़ों को, मतलब कि स्टोरेज, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसे क्या किया गया था, ऐड किया गया. एंड देन फाइनली जो स्पेसिफिकली टोटल स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का वो बन के तैयार हुआ आफ्टर 1971. माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, आफ्टर 1971. स्पेसिफिकली हम बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर बन के तैयार हो गया पूरी तरीके से, मतलब बिल्कुल मॉडर्न जो अभी का जो कंप्यूटर है वो बन के तैयार हो गया. ठीक है, फाइन, इतना समझ में आ गया. सो द राइट आंसर इज डी. अदर्स जो ऑप्शंस थे, बिल गेट्स, फैराडे एंड मैक्सवेल, इनके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, बिल गेट्स कौन थे, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स, एंड नोन फॉर सॉफ्टवेयर एंड द पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन, नॉट फॉर इन्वेंटिंग कंप्यूटर ऑफ कोर्स. फैराडे कौन थे, माइकल फैराडे was a scientist known for his work in electromagnetism and electrochemistry. ठीक है, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल was a physicist famous for his equation on electromagnetism. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर भी आपको स्टडी करना है थोड़ा. इन सारे ही नाम को क्योंकि दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज वाई आपको इसके ऊपर भी थोड़ा
क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड। आप क्या कर सकते हो, अपने खुद से इसे स्टडी करना। फाइन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। रेलिवेंट इन दी सेंस यहाँ पर किस प्रकार हमें एक ही क्वेश्चंस के को फॉलो करते हुए दूसरे क्वेश्चंस को भी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। सो यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर टेलीविजन के बारे में बताना है। रेडियो, टेलीविजन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस हैं उनके बारे में पढ़ लेना। यहाँ पर ये बताओ मुझे तुम कि टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था। क्या वो जॉन लॉगी बायर्ड थे, सैमुअल मॉर्स थे, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, या फिर वो आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? Try to answer, everyone. I'm showing you the right answer. The right answer will be what? The right answer will be A. John Logie Baird. I don't know whether I'm pronouncing it correct or not, but still, A is the right answer. Okay. Now, he was a Scottish engineer. He was a Scottish engineer who gave the first public demonstration of a working mechanical television. मैकेनिकल टेलीविजन को सबसे पहले लाने वाले कौन थे? जॉन लॉगी बायर्ड, जहां पर उन्होंने लंदन में जनवरी 16 को 1926 में इसके ऊपर बताया था अपना काम, अपना रिसर्च, अपना स्टडी जो भी हो, उन्होंने बताने की कोशिश की थी। हिज सिस्टम यूज्ड रोटेटिंग डिस्क टू स्कैन मूविंग इमेजेस को बताने के लिए एक सिस्टम उन्होंने प्रोवाइड किया था, और इसी के साथ उन्होंने अपनी इन्वेंशन को यहाँ पर सबके सामने लाया था। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल मॉर्से कौन थे। ये कोड डेवलपर थे टेलीग्राफ के, एंड उन्होंने क्रिएट किया था मॉर्स कोड को, इसीलिए इनका नाम पे मॉर्स के नाम पे मॉर्स कोड नाम पड़ा है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन थे? ये टेलीफोन के इन्वेंटर थे। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वी ऑल नो। डी, आइजैक न्यूटन, legendary physicist who discovered the laws of motion, of course, and gravity in 1600, centuries before television was conceived. फाइन, समझ में आ गया। जो भी ऑप्शंस इंक्लूडेड थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट, विच कंट्री, कनेक्शन समझ में आ रही है ना? कनेक्शन समझ में आ रही है? आई होप you have to connect all the MCQs one another, या एक से दूसरों को कनेक्ट करते हुए जाना है, तभी क्या होगा, आपको वो बात याद रहेगी एग्जाम तक। कनेक्शन बनाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटी। Indian polity is the topic which you cannot skip. You cannot skip Indian polity. किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट। इंडियन पॉलिटी को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर दैट इन योर नोट्स यू हैव टू हैव द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, ठीक है? और उससे इंटरनेशनल से भी कंपेयर करके पढ़ना है जब भी पढ़ रहे हो। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ मिला के याद रखना है एंड उसी अकॉर्डिंग अपने नोट्स में भी इंक्लूड करना है. सो हियर we have the question on which country of the world does not have a written constitution. A very interesting question, rather I will say that दो चीजों पर गौर करें, दो चीजों पर ध्यान डालो. यहाँ पे एक तो है नहीं है, नॉट, another is written constitution. किस कंट्री के पास written constitution नहीं है? ऑप्शंस आर जापान, इंग्लैंड, यूएसए, इंडिया. इंडिया को अभी एलिमिनेट कर दो because we know that it is the longest written constitution in the world. Longest written constitution in the world जो इंडिया के पास है. In world. मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ था, लेकिन ये जरूर पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अपनी सलाह दी, जो सजेशंस प्रोवाइड किया, उसी की बदौलत आज इंडिया के पास सबसे वैल्यूएबल, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन, सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे सिग्निफिकेंट, मैग्निफिकेंट, whatever you say, कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग टू टॉक अबाउट. नाउ यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया को अगर एलिमिनेट कर दोगे तो कौन सा आंसर बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि विच विल बी द करेक्ट आंसर. क्या किसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? शोइंग यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज इंग्लैंड, यूके. ठीक है. Unlike the other countries listed, the UK or United Kingdom or England does not have a single codified written document called the Constitution. इंग्लैंड के पास कभी भी नहीं था written constitution, या हम कह सकते हैं एक ड्राफ्टेड मटेरियल जिसे कह सकते हैं, कोडिफाइड written document जिसे कह सकते हैं. उस प्रकार एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से बना हुआ कोई भी ऐसा हमें डॉक्यूमेंट नहीं देखने को मिलेगा इंग्लैंड में. इंस्टेड क्या है यहाँ पे? इट हैज एन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. क्या है इंग्लैंड के पास, ये भी जानना जरूरी है. तो इंग्लैंड अपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी रिलेटेड, जो पॉलिटी रिलेटेड जो भी जितने भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, उन्हें वो कैसे डील करता है, फिर कैसे उसे मैनेज करता है. तो उनके पास क्या है? एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकअप ऑफ वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग व्हाट? स्टैट्यूट्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉमन लॉज कुछ बनाए गए हैं जुडिशियल डिसीजंस को नजर रखते हुए, कन्वेंशंस, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक मैग्ना कार्टा, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. मैग्ना कार्टा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर शामिल है, ऐड किया गया है. तो ये सारी चीजें क्या है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है. बट कोई भी फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड या यूके के पास नहीं है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. The next question of the session, the concept of republic
क्या हो रहा है आज मेरे साथ? The concept of republic and the ideas of liberty, equity, equality, and fraternity in the Indian preamble were influenced by which revolution? ये बताना जरा, इसे बताने की कोशिश करें. The concept of republic and the ideals of liberty, equality, preamble पता है ना? I hope कि आपको preamble का एक आइडिया है. रुको मैं बताती हूँ. We'll add more to it. तब तक आप अपनी एंड से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें जब तक मैं एक बात आपको नहीं बताती. This is the Indian Constitution. I hope you know this. मैं क्वेश्चन को यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, बट स्टिल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है और यहाँ पर मैं इसे इसी वजह से शो कर रही हूँ बिकॉज यू पीपल नीड टू नो दिस. ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल वाला पार्ट. क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute Indian India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equity, fraternity in our Constituent Assembly in this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये है preamble. Fine. अब जो बात यहाँ पे हमें बताना है आपको, ये तो हो गया आपका स्पेसिफिकली प्रियम्बल वाला पार्ट. अब आपको स्पेसिफिकली बताना ये है इस क्वेश्चन का आंसर. The right answer will be what? The right answer will be इंडिया ने कहाँ से इसे बोरो किया था? स्पेसिफिकली इंडिया ने इसे बोरो किया था जस्ट अ मोमेंट. So the right answer will be what? The right answer will be specific ideas from the French Constitution. तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया था यहाँ पे? Something is I don't know what is going on. Okay, yeah. Specific ideas from French Constitution. तो फ्रेंच मतलब फ्रांस से लिया गया था
makers of Indian Constitution were drafting the document, they looked at various वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वो ड्राफ्ट बना रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब तैयार किया जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, यूएस का देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया हुआ है, रशिया का देख रहे थे, यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं, एंड देन डिफरेंट कंट्रीज को वो देख रहे थे। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बना है ये देख चेक कर रहे थे। तो देखते देखते उन्हें जो अच्छा लगा उनको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आइडियाज को अडॉप्ट कर लिया। This best practices the concept of the republic, the trio of liberty, equality and fraternity, were directly inspired by French Revolution in 1789-1799. Subsequently the French Constitution। यहाँ पर कुछ बातें और भी बताई गई हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन रेवोल्यूशन को नजर रखते हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर उठाया गया था, इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स को लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था फ्रॉम यूएस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रशियन या यूएसएसआर से क्या लिया गया था, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल को ऐड किया गया था रशिया से, रशिया के प्रियम्बल से। ब्रिटिश का क्या इन्फ्लुएंस था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्वेश्चन बन सकता है कि रूल ऑफ लॉ को किसके इन्फ्लुएंस में, या हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है और उसे अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द राइट आंसर विल बी व्हाट, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट, we'll move forward with the next question. The name of Pandit Ravi Shankar is associated with which of the following instruments? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा है, and I have discussed musical instruments well for your HPPSC medical officer exam. पर ये हरियाणा एमओ को भी इंक्लूड कर रहा है। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा है, म्यूजिक से क्वेश्चन पूछा है, तो आप पोएम को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर जो पोएट्री है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं ना, पोएट्री को भी यहाँ पे आप ऐड करके पढ़ सकते हो। म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट specifically. So this part is covered from the art and culture. Try to answer this question. Pardon my handwriting, please. So this part is covered the art and culture. पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है, सितार प्ले करने से रिलेटेड है ना। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद सितार। He was a world renowned or we can say world famous for or being sitar player, a plunked string instrument it is, used in Hindustani classical music. He played a pivotal role in popularizing Indian classical music globally, especially through his collaboration with Western musicians like George Harrison of the Beatles and violinist Yehudi Menuhin. Fine. So the right answer will be what?
The right answer will be सितार. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कंपैरिजन को, जहाँ पर आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बताया गया है उनकी एक्सपोनेंट को, या फिर हम कह सकते हैं किससे वो एसोसिएटेड है. तो सितार पंडित रविशंकर, सारोद के साथ एसोसिएटेड है उस्ताद अमजद अली खान साहब, वीणा से एसोसिएटेड है बालाचंदर एस बालाचंदर एस बालाचंदर चंदर, वायोलिन से एसोसिएटेड है एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम is associated with violin. So this is all about it. This part is important, as you can mark it important. Next, who was the first health minister of independent India? कौन इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट हेल्थ मिनिस्टर थे? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की बात की जा रही है. ए राजकुमारी अमृत कौर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गयानी ज़ैल सिंह या जियानी ज़ैल सिंह, या फिर डी सुशीला नायर. Who was the first health minister of independent India? The right answer will be what? The right answer will be Rajkumari Amrit Kaur. A will be the right answer. Rajkumari Amrit Kaur was a distinguished freedom fighter as well and social activist who became the first health minister of independent India in 1947. She served in Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet for 10 years. For how many years? 10 years. 10 साल उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन को जारी रखा हेल्थ मिनिस्ट्री में. तो की कंट्रीब्यूशंस क्या है? फाउंडर ऑफ एम्स, ये थी एम्स की फाउंडर. She was the driving force behind the establishment of All India Institute of Medical Sciences in New Delhi and served as the first president. Served as its first president. Malaria and TB campaigns को चलाने के लिए ये जानी जाती हैं. She led massive national campaigns to eradicate malaria and instrumental BCG vaccination program against tuberculosis या TB. International leadership in 1950, she was elected as the president of the World Health Assembly, becoming the first woman and the first Asian to hold that prestigious post. Women's right को इन्होंने बताया था, women's right के बारे में भी इन्होंने बात किया था. She was the co-founder of All India Women's Conference and campaigns against the social evils like the child marriage and पर्दा system. पर्दा प्रथा के बारे में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. इन्होंने आवाज़ उठाई है और सिग्निफिकेंट यहाँ पर ये बात बन जाती है अबाउट राजकुमारी अमृत कौर. ठीक है, कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया है इनका. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑफ 2024 वाज हेल्थ फॉर ऑल, माई हेल्थ माई राइट, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड. क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में पूछा है. So the right answer will be what? The right answer will be, I hope everything is clearly visible and clearly audible. Yeah, yes. So yes,
the right answer, showing you the right answer, the right answer is my health, my right. B will be the right answer here. 2024 में हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था वो क्या था? माई हेल्थ माई राइट. फाइन. WHO या WHO chose this theme to campaign the right of everyone everywhere to have access to quality health services, education and information. It also emphasizes the necessity of safe drinking water, clean air, good nutrition, equality, blah blah blah, and freedom from discrimination. ठीक है? माई हेल्थ माई राइट. इस बात को बताने का क्या मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, सबको राइट प्रोवाइड करना, अपना जो अधिकार है उसे बताना. मेरी हेल्थ मेरा अधिकार है. मैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, मैं अपने हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए मेरा पूरा जो अधिकार रहेगा वो क्या रहेगा. तो यही 2024 में डिस्कस किया गया था, थीम था ये. एंड टाइमलाइन ऑफ रीसेंट थीम्स, जो एक रीसेंट थीम को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, वो क्या है? 2024 माई हेल्थ माई राइट थीम था. 2023 में क्या था? हेल्थ फॉर ऑल. 2022 में था माई प्लानट आवर हेल्थ. एंड 2021 में बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड. ठीक है, थीम्स सारे समझ में आ गए. यहाँ पे 2025 का यहाँ पे मेंशन नहीं है. यू हैव टू फाइंड इट आउट. 2025, दिस इज योर होमवर्क. बड़े बड़े अक्षरों में मैं इसे यहाँ पे लिखना चाहूंगी और आप सभी के लिए ये मेरा होमवर्क रहेगा. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. What is the official date of World Health Day every year? किस डेट को ऑफिशियल डेट के तौर पे माना जाता है फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे? किस डे को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है? बताइए. अप्रैल 7, मई 1, दिसंबर 1 या अप्रैल 1? The right answer will be 7th April. 7th अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के द्वारा 1948 से लेकर के आज तक क्या किया जाता है? मनाया जाता है एज हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे. थीम इज सिलेक्टेड एवरी ईयर टू हाईलाइट प्रायोरिटी एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में इसे मनाया जाता है हु के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करते हुए. और 1948 यहाँ पर मार्क किया गया है, मतलब ईयर बताने की कोशिश करी है आपको. सो दैट इज इट. ठीक है, नेक्स्ट. आई होप कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, दे आर वेरी मच यू पीपल आर मेकिंग आउट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको समझ में आ रही है और आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है या कहाँ से आ सकती है संभावना, कहाँ से. India has a set target to eliminate tuberculosis. Yes, we all know. By which year? किस ईयर तक ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी जो डिजीज है इसको एलिमिनेट करने की बात किया गया है या फिर सेट किया गया है? जो एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है या फिर एक
टारगेट सेट किया जाता है कि इतने तक हमें पूरा इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी को। तो क्या वो 2025 थी, क्या वो 2000 आने वाला 2030 है, 2030 है, क्या वो 2027 है, क्या वो 2047 है? ये तो यार आपको स्पेसिफिकली याद रखना है विकसित भारत 2047, विकसित पीएम मोदी के द्वारा विकसित भारत के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा 1947 2047 तक विकसित भारत को लाने का एक प्रयास चलाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है, ऑल टुगेदर सोशियो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार हम विकसित भारत की जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, इस तक पहुंच सके। तो स्पेसिफिकली ये ईयर तो याद रख लो आप, और यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना के पढ़ो ये ईयर। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली नहीं होगा, टीबी के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, टीबी के लिए ये ईयर रेलिवेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। सो यू हैव टू एलिमिनेट दिस, इसे एलिमिनेट करके आप मुझे बताओ एबीसी से कौन सा आंसर सही होगा। सो द राइट आंसर इज वेरी रिसेंटली 2025, जो अभी लास्ट ईयर ही था, यही हमारा एक टारगेट था, टारगेट सेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडियन नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन एम्स टू एंड टीबी बाय 2025, 5 years ahead of global sustainable development goal टारगेट 2030 तक। 2030 तक एसडीजी का गोल सेट किया गया है, 2015 तक एमडीजी का गोल सेट किया गया था। 2015 एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, you must be knowing this, MDG एंड एमडीजी के बाद जब ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसके बाद एसडीजी को लाया गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया, और एक टारगेट सेट किया गया कि 2030 तक क्या किया जाएगा, सारी ही जितने भी 17 गोल्स हैं एसडीजी में कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स ऑल टुगेदर ना, 17 गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं और कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा बाय विच ईयर, 2030 तक उसे अचीव करने की बात की गई। तो एसडीजी को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करने का बात किया गया था, 2030 तक किया गया है, लेकिन 2025 तक ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी को बताया गया है कि अचीव करना था, टीबी फ्री इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, who was the first Asian winner of Nobel Prize? Very interesting question. A. J.C. Bose और जगदीश चंद्र बोस, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. अमर्त्य सेन, D. none of them. Who was the first Asian? पहले एशियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? क्या लगता है आपको, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जेसी बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बात हो सकती है, बिकॉज अमर्त्य सेन नहीं होंगे, अमर्त्य सेन बहुत बाद में आए थे, ये दोनों पहले आए थे इससे पहले। तो देखते हैं हम व्हाट इज द राइट आंसर हियर। द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। Rabindranath Tagore make history in 1913 where he became the first Asian to receive the Nobel Prize. He was awarded the Nobel Prize in Literature for his collection of poems titled Gitanjali. किस सॉन्ग के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि was a
स्पेसिफिकली एक राइटिंग है जहां पर इन्होंने कुछ फ्रेज में डिवाइड किया हुआ है। सब जो लिटरेचर से है उन्हें ज़्यादा ही समझ में आएगी बात, बट नाम क्या है? गीतांजलि, ये याद होना चाहिए। Nobel Committee honored him for his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Verse होते हैं ना यहाँ पर, तो why the others were not in the answer? J.C. Bose, Jagadish Chandra Bose was the pioneer scientist who made the incredible contribution to plant science. रेडियो टेक्नोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है, जगदीश चंद्र बोस। तो ये साइंटिस्ट थे स्पेसिफिकली, है ना। पायनियर एक साइंटिस्ट के तौर पर हम देख सकते हैं इन्हें रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए, प्लांट साइंस के लिए माना जाता है। बस नेवर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इन्हें कभी नोबेल प्राइज से अवॉर्ड नहीं किया गया था, अवॉर्डेड नहीं थे ये। अमर्त्य सेन व्हाइल ही वाज नोबेल लॉरेट, ऑफ कोर्स अमर्त्य सेन को मिला था, इन्होंने रिसीव किया था, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में, मच लेटर, फॉर हिज वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कौन से काम के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स का भी कौन सा ब्रांच या फिर इकोनॉमिक्स का भी कौन सा पार्ट? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 1998 में अमर्त्य सेन ने जीता था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में जीता था लिटरेचर कैटेगरी में, फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट थे ये। सीवी रमन ने कब जीता था? 1930 में, ये भी इंडियन थे। फिजिक्स के लिए सीवी रमन ने क्या किया था? रिसीव किया था नोबेल प्राइज। फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट इन साइंस। साइंस में अगर पूछा जाए कि साइंस में कौन से व्यक्ति ने सबसे पहले नोबेल जीता था, तो वो हो जाएंगे सीवी रमन। फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन था 1930 में, एंड किस कैटेगरी में? साइंस कैटेगरी में, ठीक है। फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट, मदर टेरेसा वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर वर्क इन विच इंडियन सिटी? किस इंडियन सिटी के ऊपर बेस करके मदर टेरेसा ने अपना नोबेल प्राइज जीता था? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर? राइट आंसर विल बी डी, कोलकाता। ठीक है, द राइट आंसर इज कोलकाता। मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी इन कोलकाता, जहाँ पर उन्होंने डेडिकेटेड किया था अपनी लाइफ को टू हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर उन्होंने प्रोवाइड किया था। इसकी वजह से इन्हें दोज हु हैड नो लेस एल्स, तो पीस, नोबेल पीस प्राइज से संबोधित किया गया था। कोलकाता की जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है उसको फाउंड करने के लिए इनका अवदान है, इनका कंट्रीब्यूशन था, दैट इज वाई। Which was the first country to give voting right to women? फ्रांस, यूएसए, न्यूजीलैंड, जर्मनी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहली कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने विमेन की, महिलाओं की वोटिंग राइट्स के ऊपर बात की, बताया? फ्रांस, यूएसए, न्यूजीलैंड या जर्मनी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, yet another very interesting question, we can say that यहाँ पर महिलाओं का भी हक समान तर बताया गया। इंडिया में भी महिलाओं को काफी प्राधान्य दिया जाता है
इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स। तो ऐसी कौन सी ऐसी कंट्री थी अलावा इंडिया के? तो राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर. Historic distinction of being the first self-governing country in the world to grant all women to vote parliamentary election. Thus, landmark legislation, the Electoral Act was signed into law on September 19, 1893. कब हुआ था ये? सितंबर 19, 1893 को. ठीक है. The correct answer is New Zealand. नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ और कंट्रीज को देख लेते हैं. जर्मनी 1918 में, यूएसए 1920 में और फ्रांस ने 1944 में अपने गवर्नमेंट में चेंजेस लाए और वुमेन्स को क्या किया, अपना अधिकार के तौर पर इन्हें ऐड किया गया. तो यूएसए विद द 19th अमेंडमेंट, कितनी नंबर कितना है यहाँ पे? 19th. ठीक है. न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम in the machine, the machine which is used for voting in India? इंडिया में जो मशीन यूज किया जाता है जिससे वोट कास्ट करने के लिए या वोट डालने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है ईवीएम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, ये आपसे पूछा गया है. इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, election verification method, electronic voter machine. What will be the correct answer here? The correct answer will be what? The correct answer will be electronic voting machine. B. इंडिया स्विच फ्रॉम पेपर बैलेट, पहले तो पेपर बैलेट था लेकिन अब ईवीएम के द्वारा वोट कास्ट किया जाता है वोटिंग प्रोसेस को फास्टर करने के लिए और एक्यूरेट वोटिंग के लिए. टू सेव पेपर्स, ईवीएम का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म? Which is the first country to introduce GST? GST का full form is your homework. Now Australia, India, USA, France. किसने सबसे पहले, कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्रांस. ठीक है. सो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954. फ्रांस ऐसी कंट्री थी जहां पर सबसे पहले जीएसटी को लाया गया. विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन 19, कब लाया गया था? 1954 में. सिस्टम वॉज बहुत पहले के टाइम पे. ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मॉरिस लॉरे, ए फ्रेंच टैक्स ऑफिशियल टू रिप्लेस ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मल्टीपल टैक्स. बहुत सारे टैक्सेस होते थे
इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इन सबको हटा के एक टैक्स कर दिया गया, उसे जीएसटी का नाम दिया गया, विद अ सिंगल मोर एफिशिएंट एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, टैक्स पेयर्स को भी सुविधा होती थी इसको समझने में। ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नोट क्या है? फ्रांस ने कब किया था ये? 1954 में, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी और वैट सिस्टम को। ऑस्ट्रेलिया में कब लाया गया? 2000 में लाया गया था। इंट्रोड्यूस्ड ए 10% जीएसटी टू रिप्लेस वेरियस फेडरल एंड स्टेट टैक्सेस। इंडिया में कब लाया गया? 2017 को, और लॉन्च्ड ऑन दी जुलाई 1 रिप्लेसिंग दी न्यूमरस इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के। इसके बाद है यूएसए डज नॉट हैव ए जीएसटी। कौन सी कंट्री के पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है? यूएसए के पास। यूएसए अलग है, हम कह सकते हैं, इसे कंसिडर कर सकते हैं, यूएसए इज डिफरेंट। यूएसए की इकोनॉमी, एवरीथिंग। और settings, the multiple aspects that are specifically they have in the world's perspective. So USA is kind of a, वो अपना रूल खुद ही बनाते हैं, पूरी दुनिया को रूल करते हैं। सो यूएस डज नॉट हैव ए जीएसटी, इट यूजेस ए रिटेल सेल्स टैक्स सिस्टम। थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, लेकिन इनके पास क्या है? जीएसटी नहीं है। आ सकता है सवाल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल कंट्रीज टुडे, मोर देन 160 कंट्रीज वर्ल्डवाइड हैव इम्प्लीमेंटेड सम जीएसटी फॉर्म, वैल्यू एडेड टैक्स के फॉर्म पे। ड्यूअल जीएसटी इंडिया में है। कनाडा एंड ब्राजील आर अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट यूज अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लेवाई द टैक्स। डुअल मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास ही जीएसटी को लगाने का रूल है। नेमिंग, while many countries call it GST, others especially in Europe refers to as a VAT, value added tax। जहाँ पर अदर्स कंट्रीज में जीएसटी कहा जाता है, लेकिन स्पेशली यूरोप में क्या कहा जाता है? इसे वैट कहा जाता है। ठीक है, यूरोप में किस नाम से बुलाया जाता है इसे? वैल्यू एडेड टैक्स। है कि सब कुछ यहाँ पर सेम ही है, लेकिन यूरोप में इसे रेफर किया जाता है, जीएसटी को वैट रेफर किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में इसे बताया जाता है। फाइन, समझ में आ गई? Who was the first women recipient of मैग्सेसे अवार्ड? किरण बेदी, अरुंधति रॉय, सुषमा स्वराज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? किरण बेदी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, किरण बेदी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? मैग्सेसे अवार्ड को जीता था। वी ऑल नो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में ये थी, फर्स्ट वुमेन थी। प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। और अवार्ड गवर्नमेंट सर्विस 1994 में शी रिसीव द रिकॉग्निशन और फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन पुलिस में, रिफॉर्म में, प्रिजन मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली हर वर्क एट तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली में। वाइल मदर टेरेसा रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड 1962 में मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए, ग्लोबली सम्मानित एक पुरस्कार जिसे मिला था, साइटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से मदर टेरेसा ने ये रिसीव किया, कम्युनिटी लीडरशिप। और किरण बेदी वाइडली रिकॉग्नाइज द फर्स्ट वुमेन टू विन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए किरण बेदी को माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो और लिख लो, किरण बेदी को कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में? गवर्नमेंट सर्विस के लिए। और मदर टेरेसा को मिला था पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डिसिप्लिन द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कितनी सारी कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज के अंदर? 5, 7, 8 या 6? The right answer is there are total 6 categories
There are total how many categories? 6 categories. The Nobel Prize is currently awarded 6 different disciplines, while Alfred Nobel's original will 1895 established 5 of these. 6 was added later. पहले तो 5 हुआ करता था लेकिन 6 बाद में से ऐड किया गया. फिजिक्स 99 since 1901, केमिस्ट्री since 1901, फिजियोलॉजी और मेडिसिन सिंस 1901, लिटरेचर के लिए सिंस 1901, पीस के लिए शांति के लिए 1901, इकोनॉमिक्स साइंसेस के लिए ऐड किया गया है इसे 6 नंबर का जो है 1968 से चालू किया गया था इसे. So the 6 different categories are here. You can read it out. Total 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज को प्रोवाइड किया जाता है. So this is all about it. I hope the session was useful to you all. We have done with all the questions of today. We will be meeting in the next session. Till then, take care. Thank you so much. Keep watching and all the very best for your exam. Bye.